हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.5। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन का अपवाह और प्रतिरोधकता का उद्गम। तो इलेक्ट्रॉन के अपवाह का यहाँ पर क्या मतलब है, ये हमें समझना है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो हमारे वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमनोव, उन्होंने कहा कि जब आप किसी तार पर बाह्य विभवांतर लगाओगे तब उस तार में धारा बहने लग जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएंगे। तो क्या हमारे इलेक्ट्रॉन पहले नहीं चल रहे थे? जब अपन ने विभवांतर नहीं लगाया, बैटरी नहीं लगाई, तो क्या हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे थे? इलेक्ट्रॉन तो फिर भी चल रहे थे, तापीय ऊर्जा के कारण चल रहे थे। और उनका वेग भी बहुत खतरनाक था, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। पर फिर भी अपन ने देखा कि ओवरऑल वहाँ इलेक्ट्रॉन का टोटल वेग 0 आ जाता है। 0 क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी टक्करें करता है धन आयनों से और अन्य इलेक्ट्रॉन से कि ओवरऑल उसका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। तो कुल मिला के इस तरह की इलेक्ट्रॉन की जो गति है, हालांकि वहाँ है, पर वो धारा का निर्माण नहीं कर सकती है। तो इलेक्ट्रॉन को वास्तव में अगर आपको चलाना है तो आपको बाह्य रूप से क्या करना पड़ेगा? बैटरी लगानी ही पड़ेगी, तभी उस तार में धारा बहने लगेगी। तो इसी जब अपन लगा देते हैं किसी भी तार पर बाह्य विभवांतर लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस चाल से चलता है उसे अपन अपवाह चाल कहते हैं, जिसके बारे में बहुत डिटेल में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल को पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन है विश्रांति काल की, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन के अपवाह को समझने के पहले इलेक्ट्रॉन के विश्रांति काल को समझना पड़ेगा। विश्रांति का मतलब आराम का समय। अब देखो, आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कभी चुप तो बैठता ही नहीं है, वो लगातार क्या करता रहता है? टक्करें करता रहता है। तो उसको आराम कब मिलेगा? तो यहाँ आराम किस बात का है कि कितने समय उसने टक्कर नहीं करी, वो समय निकालना क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर, जिसे मतलब चालक मान लेते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से लगातार क्या हो रहा है? टकरा रहा है, फिर टेढ़ा, उसका पथ फिर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फिर टकरा रहा है, फिर उसको दूसरी दिशा में घूम गया। तो इलेक्ट्रॉन बार बार क्या कर रहा है? टक्कर के कारण अपने पथ को चेंज कर रहा है। तो एक ऐसा समय आएगा, जैसे मान लो उसने, सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में एक टक्कर करी, तो ये बीच का जो समय आप देख रहे हो, ये वाला जो गैप आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला गैप, इसमें उसने टक्कर नहीं करी है। ठीक है ना? तो ये समय उसका जो है विश्रांति काल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन जितने समय टक्कर नहीं करता है, ठीक है ना, दो टक्करों के मध्य जितना समय वह बिताता है बिना टक्कर करे, वो उसका विश्रांति काल कहलाता है। तो ये परिभाषा देखो यहाँ लिखी हुई है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा औसत समय विश्रांति काल कहलाता है। हम औसत क्यों निकालेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, बहुत सारी टक्करें हो रही है लगातार, तो अपन हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक जैसा ही समय मानेंगे, इसको कहते हैं औसत विश्रांति काल निकालना। तो हम औसत विश्रांति काल यहाँ पर निकालेंगे, और औसत विश्रांति काल को यहाँ पर अपन टाउ से लिखेंगे। ठीक है ना? टाउ, टाउ एक ही शब्द है यहाँ पर, टाउ, टाउ इससे लिखा जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखो लिखा हुआ है, किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ सरल रेखा होता है, और कुछ टक्करों के बाद इलेक्ट्रॉन का प्रेक्षित पथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो अगर दो टक्करों के बीच देखोगे आप, जैसे इलेक्ट्रॉन ने जाकर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करी, तो ये पथ तो उसका क्या रहेगा? सरल रेखा रहेगा। पर लगातार टक्करें होने के बाद, अगर एक समय अंतराल के बाद आप देखोगे, तो आपको उसका पथ जो है वह टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा। इस तरीके से जिग जैग पाथ बोलते हैं इसको, जिग जैग पाथ। ठीक है ना? तो जिग जैग पाथ पे चलता हुआ इलेक्ट्रॉन हमें नजर आएगा। तो ये तो है हमारे विश्रांति काल। अब इसके आगे चलें, तो आइए अब समझ लेते हैं अपवाह चाल को। तो अपवाह चाल क्या होती है? तो अपवाह चाल के देखो कई नाम हैं। अपवन वेग भी इसको कहते हैं, अनुगमन वेग भी इसको कहते हैं, अपवाह वेग भी कह सकते हो। ठीक है ना? और इसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहा जाता है। तो क्या होती है अपवाह चाल? इसको एक बार पढ़ लेते हैं अपन, पहले समझते हैं। जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। इस वेग को अपवन या अनुगमन वेग कहते हैं। तो देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई चालक है इस तरीके से, और आपने इसके ऊपर एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है ना? तो बैटरी क्या करेगी? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है? प्लस से किसकी ओर रहेगी? माइनस की ओर। तो प्लस से माइनस की ओर का मतलब एक विद्युत क्षेत्र दाईं ओर यहाँ उत्पन्न हो जाएगा इस कंडीशन के अनुसार। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या होंगे? गति करने लग जाएंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है F = QE के अनुसार। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था।
तो इस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन पे बल लगने लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लग जाएंगे। धनावेश पर तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पे बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ही लगता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन देखो इस चित्र के अनुसार जो है बाईं ओर गति करने लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जिधर गति करता है उसके विपरीत धारा बहती है, तो धारा जो बहेगी वह दाईं ओर बहेगी, धारा जो बहेगी वो किधर बहेगी, दाईं ओर बहेगी। तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से यहाँ गति करते हैं वो वेग जो होता है नियत वेग होता है, ठीक है ना। अपन देखेंगे इस चीज का, अपन यहाँ पर एक आंसर निकालेंगे कि जब यहाँ बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नियत वेग कैसे धारण करते हैं। बल लगने का मतलब तो इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करना चाहिए, उसके पास त्वरण होना चाहिए, पर फिर भी इलेक्ट्रॉन नियत वेग से यहाँ गति कर पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी आंसर अपन आगे देंगे। फिलहाल अपन अनुगमन वेग पे यहाँ फोकस कर रहे हैं। तो नियत औसत वेग से इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। तो इसे ही अपवन वेग या अनुगमन वेग हम कहते हैं। अब देखो ये वेग अत्यंत कम होता है, अत्यंत कम होता है। इसका मान लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। आप देखो कितना कम वेग है। हमारा जो उसमें वेग आया था इलेक्ट्रॉन का वो 10⁵ मीटर पर सेकंड था, बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पर अनुगमन वेग 10⁻⁻⁴ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही धीमी गति से इसके अंदर चलते हैं, ठीक है ना। 10⁻⁴ को अगर अपन देखें तो 1 लगभग 10,000 हो गया मीटर पर सेकंड। तो इतना 1 सेकंड में केवल 1/10,000 मीटर चल रहा है। 1 मीटर का 10,000वां हिस्सा अपन कह सकते हैं। इतना कम वो इलेक्ट्रॉन क्या कर पा रहा है, उसके अंदर चल पा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही धीमी गति से चलते हैं और इस वेग को वीडी से लिखा जाता है, ठीक है ना। इस वेग को वीडी से लिखा जाता है। डी का मतलब है ड्रिफ्ट से है, तो अपन जब भी अनुगमन वेग आएगा उसको वीडी से लिखेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, अपन वेग की गणना करने जा रहे हैं कि अपन वेग कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको अपन यहाँ ज्ञात करने जा रहे हैं। तो ये अपना एक डेरिवेशन भी है, इसको आप एज ए डेरिवेशन भी याद रखें, अपवन वेग की गणना, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास एक चालक था, हमारे पास एक चालक है और हमने क्या कर रखा है, उसके ऊपर एक बैटरी लगाई हुई है और बैटरी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है इसके अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है उन पर बल लगता है और वह गति करने लग जाते हैं। ये अपन ने अभी इसके पिछले वाले टॉपिक में अपन ने इसको सीखा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब किसी चालक पर बाह्य विभवांतर अर्थात विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। विभवांतर अपन V वोल्ट की बैटरी जोड़ रहे हैं, तो V वोल्ट की बैटरी जोड़ते ही इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर इस विपरीत दिशा में, क्षेत्र इधर है राइट साइड में और ये बल किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में इनके ऊपर बल लगने लग जाता है जिसका मान निम्न होता है। अब आप जानते हो कि बल जो होता है विद्युत बल वह QE के बराबर होता है, ठीक है ना। QE वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो QE वेक्टर आएगा। और जब अपन इसमें Q की जगह इलेक्ट्रॉन को लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही यहाँ गति कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे बल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपने चिन्ह सहित रखेंगे, क्योंकि सदिश सूत्र में हमेशा आवेश को चिन्ह सहित रखा जाता है। तो अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेंगे -E, तो अपन यहाँ -E रख देंगे। तो ये लिखा हुआ है देखो F वेक्टर बराबर -EE वेक्टर, ठीक है। अब जैसे ये बल इलेक्ट्रॉन पे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, त्वरित होने लगेंगे। अभी अपन केवल एक इलेक्ट्रॉन पे विचार कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा होगा ये अपन यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर अपन सबको बाद में इंक्लूड कर लेंगे, ओवरऑल सभी इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड कर लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा मान लो, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्वरित होगा। तो त्वरित होगा तो अपन F की जगह A में रख सकते हैं। अपन जानते हैं बल F बराबर A में होता है, तो F की जगह मैंने A में रख दिया, तो A में बराबर आ जाएगा -EE वेक्टर। ये सब बातें वहाँ भी लिखी हुई है पर मैं आपको दोबारा यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर अपन वहाँ पढ़ लेंगे एक बार। तो यहाँ से अगर A वेक्टर निकालोगे आप, A वेक्टर, तो M का भाग लग जाएगा इधर देखो, -EE वेक्टर बटा M। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया, त्वरण आ गया। जिस त्वरण से इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे वह त्वरण यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब इसका मैं परिमाण ले लूँ, अगर केवल परिमाण, तो परिमाण के रूप में अगर आप लिखोगे इसको परिमाण के रूप में, तो परिमाण में क्या होता है, केवल वेक्टर साइन हट जाता है और चिन्ह, ये माइनस चिन्ह बैठ जाएगा आवेश का, ठीक है ना। तो A बराबर आ जाएगा हमारे पास E बटा M।
ये हमारे पास परिमाण के रूप में इलेक्ट्रॉन का त्वरण आ गया, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो A बराबर EE/m लिखा हुआ है। अब इसके आगे चलते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण आया है हमारे पास, ये त्वरण आ गया हमारे पास, A बराबर आ गया हमारे पास EE/m, ये त्वरण हमारे पास आ गया। तो ये त्वरण जो है एक नियत त्वरण है, नियत त्वरण है। नियत क्यों है भाई? नियत इसलिए है क्योंकि E तो कांस्टेंट होता ही है, M भी कांस्टेंट होता है, आवेश और द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के बदलेंगे नहीं। और हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी एक समान स्थापित किया है, बैटरी के द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, तो ये त्वरण नियत हो जाएगा। और नियत त्वरण में आप क्या कर सकते हो, न्यूटन की गति के समीकरण अप्लाई कर सकते हो, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, न्यूटन की गति का फर्स्ट समीकरण लगाऊंगा और फर्स्ट समीकरण लगा के देखूंगा कि किसी समय t बाद, कोई समय t समय बाद यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा, ये अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है ये समीकरण, माना कि किसी समय इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग जो है u है, यहाँ लिखा हुआ है u वेग है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, और t समय पश्चात इसका वेग v हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का वेग माना कि v हो जाता है। तो अगली टक्कर से पहले जहाँ t क्या मानो विश्रांति काल है, यहाँ देखो एक चीज और लिखी हुई है, जहाँ t क्या है विश्रांति काल है, तो ये पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, एक इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल अभी यहाँ पर अपन t मान के चल रहे हैं, वैसे आगे अपन टाउ से लिखेंगे औसत को, ठीक है ना, पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपन t मान रहे हैं। तो t समय में वो क्या कर रहा है, t समय तक वो टक्कर नहीं करेगा, तो t समय तक टक्कर नहीं करेगा तो t समय में उसका वेग क्या होगा, पहले की तुलना में बढ़ के ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, त्वरण है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण होने के कारण वह टक्कर के पहले क्या होगा, त्वरित हो जाएगा और उसका वेग चेंज हो जाएगा। तो कितना वेग हो जाएगा वो इस समीकरण से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, और यहाँ पर अब आगे इसको लिखेंगे तो v बराबर आ जाएगा हमारे पास, v वेक्टर बराबर u वेक्टर तो है ही सही आरंभिक वेग और माइनस इलेक्ट्रॉन का त्वरण इंटू टी। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म जो हमारे पास आई थी इसके पहले वो यही थी हमारे पास, a वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर अपॉन m, तो ये सेम त्वरण अपन ने यहाँ पर रख दिया है। तो इस समीकरण से अपन क्या कर सकते हैं, इस समीकरण से इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर सकते हैं, अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं, t समय बाद उसका वेग कितना हो जाएगा। अब यहाँ क्या करने वाले हैं अपन, इन सब वेगों का औसत लेंगे अपन, क्योंकि अपन जानते हैं कि चालक में एक तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, वहां पर क्या है, बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻28 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन लेंगे तो सबके लिए अलग अलग समीकरण बनाना संभव नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर औसत की बात करेंगे। तो औसत रूप से हर इलेक्ट्रॉन के पास कितना वेग होगा ये अपन यहाँ पर देखेंगे। तो मैं इस समीकरण का क्या करूंगा, अब औसत लूंगा, ठीक है ना, इस समीकरण का अपन औसत लेंगे। अब निकालते हैं अपने वेग का औसत। तो देखो हमें वेग जो मिला है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर वेग जो मिला है हमें v बराबर मिला है u माइनस ई एम अपॉन एम इंटू टी, ये हमें वेग मिला है, ठीक है ना। और अब हम इसका औसत लेना चाहते हैं, औसत के लिए ब्लॉक वाला साइन बनाएंगे इस तरीके से, टैग वाला साइन। तो ये v का औसत कहलाएगा, ये u का औसत कहलाएगा आरंभिक वेग का, और ये ई अपॉन एम तो कांस्टेंट है, ठीक है, बदलता नहीं है, और ये आ जाएगा t का औसत, ठीक है। तो अब इसको आगे अगर अपन हल करते हैं तो देखो v का औसत का मतलब हो गया सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत। तो इलेक्ट्रॉन अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसलिए इस मान को अपन लिख देंगे vd, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद वेग आएगा, अंतिम वेग, वो उनके अपूर्व वेग के बराबर आएगा, इसलिए इस औसत को अपन ने यहाँ पर vd लिख दिया है। और ये है अपने आरंभिक वेग का औसत। अब आरंभिक वेग जो होता है ना, वो होता है ऊष्मीय वेग के कारण, तो ऊष्मीय वेग का औसत हमेशा 0 आता है, क्योंकि ऊष्मा के कारण जो इलेक्ट्रॉन को वेग मिलता है तो ओवरऑल उसका औसत वेग 0 हो जाता है, यह मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस ई एम, और यहाँ है समय का औसत, ये जो है समय का औसत है, तो इसको अपन टाउ लिखेंगे, टाउ। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ वेक्टर भी लगा देता हूँ मैं, यहाँ भी अपन वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर लगाना भूल गए अपन सब जगह, तो वेक्टर सब जगह लगा देते हैं, वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम निकाल रहे हैं। तो vd वेक्टर जो आएगा हमारे पास वो जाएगा माइनस के ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हमने अनुगमन वेग का या अपूर्ण वेग का मान ज्ञात कर लिया। अब इसका केवल आप परिमाण ले लो, देखो ये वेग देखो यहाँ आ गया इस तरीके से, अगर परिमाण ले ले इसका तो ये माइनस साइन हट जाएगा, क्योंकि आवेश की प्रकृति के कारण आ रहा है। तो कुल मिला के vd बराबर आ जाएगा हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, vd बराबर ई एम इंटू टाउ।
अब यहाँ देखो ऊपर जैसे एक लाइन लिखी हुई है कि यहाँ ऊपर जो आपको माइनस चिन्ह दिख रहा है आगे, या फिर यहाँ दिख रहा है आपको ये माइनस चिन्ह। तो ये माइनस चिन्ह क्या बताता है कि अपवाह वेग जो है हमारा वह क्या है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। क्योंकि आप देखो इस फॉर्मूले में केवल दो ही सदिश राशि है, वीडी व ई, ये दोनों ही सदिश राशि है। और इनके सामने माइनस चिन्ह आने का मतलब है, जैसे यहाँ पर ये माइनस चिन्ह आ रहा है इनके सामने, तो माइनस चिन्ह आने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र अपना होता है दायी दिशा में, और इलेक्ट्रॉन अपवाह को प्राप्त करते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, बाई ओर, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र तो दाईं ओर होता है और इलेक्ट्रॉन जो अपवाह को प्राप्त होते हैं वह बाईं ओर होते हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये बात आपको यह बताई जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। भाई स्टूडेंट, अब करते हैं हमारी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3.2, और उसमें उन्होंने 3-4 क्वेश्चन हमसे पुटअप किए हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल हैं, तो आप उनको जरूर तैयार करें। तो एक एक करके मैं सब क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर करता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए बल के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन बल द्वारा त्वरण उत्पन्न होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित औसत चाल को प्राप्त करता है, क्यों। हमने ये देखा है भाई कि जैसे आप बैठ के कौन करेंगे, एक विद्युत क्षेत्र क्या होता है चालक के अंदर स्थापित हो गया, और इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण आ जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण आ जाएगा, त्वरण कितना आएगा, ए बराबर ई अपॉन एम, ये त्वरण हमने निकाला था। तो जब त्वरण किसी आवेश पर आएगा या आवेश को त्वरण मिलेगा, तो आवेश क्या करना चाहिए, अपने वेग को लगातार चेंज करना चाहिए, उसका वेग लगातार बढ़ना चाहिए। पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बल द्वारा त्वरण देना चाहिए, पर त्वरण नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, केवल औसत चाल से ही चल पा रहा है, वो नियत वेग से ही चल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वहाँ तो त्वरण है, ठीक है। तो उन्होंने इसका आंसर क्या दिया, देखो कि विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, परंतु धनायन व अन्य इलेक्ट्रॉन से टक्कर के कारण अपने वेग को खो देता है, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन त्वरित तो हो रहा है, उसका वेग बढ़ता तो है, पर सामने से फिर टक्कर मिल जाती है उसको, कोई इलेक्ट्रॉन या कोई धनायन उसको फिर टक्कर कर देता है, तो उसका वेग वापस क्या हो जाता है, घट जाता है। फिर वो त्वरित होता है, फिर उसको टक्कर मिलती है, फिर उसका वेग घट जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो ओवरऑल ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल एक नियत वेग से ही गति कर पाता है, ठीक है ना। जैसे कोई भीड़ में आप जा रहे हो और भीड़ में आपको निकलना है मान लो, ठीक है, तो आपके मान लो आप बच्चे हो और आपके पापा आपको क्या कर रहे हैं, हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, पर भीड़ में से आपको वो भगा के नहीं ले जा सकते, क्योंकि भीड़ में बार बार टकरे होगी। तो आपको क्या कर पाएंगे, वो एक नियत वेग से ही या एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से क्या कर पाएंगे, आपको भीड़ से बाहर निकाल पाएंगे। तो उस तरह से सेम सिचुएशन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल कुछ mm/s मापी जाती है, फिर भी परिपथ बंद करते ही तत्क्षण धारा कैसे स्थापित हो जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल जो है कुछ मिलीमीटर/सेकंड है। मिलीमीटर/सेकंड का मतलब हो गया, अभी हाल हमने निकाला था कि इलेक्ट्रॉन की चाल Vd जो है 10⁻⁴ मीटर/सेकंड के लगभग होती है। अभी ये वैल्यू जो है काफ़ी कम है। अगर आपके पास 1 मीटर लंबा तार भी है, मान लो आपके पास 1 मीटर लंबा तार है इस तरीके का, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में भी कई दिन लग सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में कई दिन लग सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इतना धीमा चल रहा है, तो फिर हम उसको धारा बहाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अपने को दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा स्विच ऑन करने के बाद कि अपना बल्ब ऑन हो जाए। पर हमें क्या होता है, इधर जैसे स्विच ऑन करते हैं तुरंत बल्ब ऑन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण क्या बताया उन्होंने, उसका कारण बताया देखो यहाँ पर कि यहाँ पर परिपथ को बंद करते ही विद्युत क्षेत्र पूरे चालक में प्रकाश के वेग से स्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन तो धीमा चल रहा है, पर जो विद्युत क्षेत्र यहाँ स्थापित होगा, जैसे आप इसको बैटरी से जोड़ेंगे और विद्युत क्षेत्र जैसे स्थापित होगा, तो विद्युत क्षेत्र प्रकाश के गुणों का पालन करता है और पूरे चालक में वो क्या होगा, प्रकाश के वेग से स्थापित हो जाएगा। प्रकाश का वेग तो आप जानते हो बहुत ज्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर/सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जाने की क्षमता प्रकाश की होती है। तो इतनी तेजी से जब विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इस चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तुरंत ही बल मिल जाएगा, क्योंकि हर जगह विद्युत क्षेत्र आ गया। तो हर जगह का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तुरंत बल को महसूस करेगा और तुरंत ही क्या हो जाएगा, बल की दिशा में चलने लग जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ चलेंगे तो तत्क्षण तार में क्या होगी, धारा स्थापित हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यद्यपि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग तथा आवेश बहुत कम है, फिर भी हम चालक में अधिक मान की धारा कैसे प्राप्त कर लेते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन की चाल भी कम है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कम है, फिर हम धारा का बड़ा मान कैसे प्राप्त कर पाते हैं किसी तार में। तो उसका कारण क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व बहुत अधिक
10 की घात 29 पर मीटर क्यूब होता है, 10 की घात 29 पर मीटर क्यूब। इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन किसी तार में मौजूद होते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ी थोड़ी धारा बाहर आए तो सब की मिला के धारा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हमें क्या होता है, अधिक धारा की प्राप्ति हो पाती है। तो यहाँ पर संख्या के कारण ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तरोत्तर टकराव के बीच इलेक्ट्रॉन का पथ विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसमें सरल रेखीय होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलत ही करते हैं भाई। इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ ध्यान देना आप कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है, टकरे करता है, तो विद्युत क्षेत्र लगा रखा हो तब उसका पथ कैसा होता है, और विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा हो तब उसका पथ कैसा होता है। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होगा भाई, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास ऊष्मीय वेग होता है, और ऊष्मीय वेग बहुत ज़्यादा होता है, 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। तो जब भी वो अगली टक्कर करेगा तो बिल्कुल सीधा जाएगा, क्योंकि उसके पास वेग बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल सीधा जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वह सरल रेखा होता है, ठीक है ना। और जबकि विद्युत क्षेत्र उपस्थित रहेगा तो विद्युत क्षेत्र उपस्थित होते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब बहुत ही कम, बिल्कुल सुस्त चलेगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल धीमा 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 इलेक्ट्रॉन चलेगा। और बार बार उसको टकरेब होती रहेगी, तो जैसे चल रहा है धीमा, फिर थोड़ा सा मुड़ गया, फिर चल रहा है, फिर मुड़ गया, फिर इधर नीचे हो गया, फिर मुड़ गया, फिर मुड़ गया, तो उसका पथ कैसा हो जाता है, वक्री हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई। तो ये इसका आंसर है। तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप ध्यान रखें। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और यहाँ पर मैंने लिया है, देखो क्या है, एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है। जब एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इस तरीके से और धारा प्रवाह हो रहा है मान लो इस साइड, तो इस तार पे कितना आवेश आएगा। तो अपन जानते हैं आवेश किसी भी पदार्थ पर तब आता है जब इलेक्ट्रॉन या तो उससे निकालो या इसको इलेक्ट्रॉन दो। यहाँ पर अपन ने इस पदार्थ से न तो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं न दिए हैं, बस इसके खुद के इलेक्ट्रॉन हैं जो इसमें गति कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अपन नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी स्टूडेंट क्या करता है, गलती कर लेता है बहुत सी बार, वो मान लेता है इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। अरे भाई इसमें इलेक्ट्रॉन उसने लिए या दिए थोड़ी हैं। अपन जानते हैं फॉर्मल चार्ज तभी आता है जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाते हैं। तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाएंगे तब इसके ऊपर चार्ज मानेंगे। ये तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसके अंदर अभी प्रोटॉन भी हैं, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज जो रहेगा वो अभी भी जीरो रहेगा, ठीक है ना। टोटल चार्ज क्या रहेगा इसका, जीरो ही रहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाए। तो ये इसका आंसर है। एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आवेशित नहीं होता है, अतः कुल आवेश क्या रहेगा, शून्य रहेगा, शून्य होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। स्टूडेंट, जो अगला कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये डेरिवेशन के रूप में पूछा जाता है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन ये है। तो देखो डेरिवेशन किस तरह का है, अपवन वेग व विद्युत धारा में संबंध। हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब वी और जो हमारा आई है इन दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे यहाँ पर। तो मैं इसी में समझाता हूँ आपको। देखो कि माना कि कोई एल लंबाई व अनुप्रस्थ काट ए का चालक तार है, या आपके पास कोई चालक तार है जिसकी लंबाई तो एल है और इसका अनुप्रस्थ काट ए है, ठीक है। और आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सब चल रहे हैं लेफ्ट साइड में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो राइट साइड में आएगा, तो सब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ये माना गया है कि इस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व है, संख्या घनत्व का मतलब हो गया इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, वह n मानी है अपन ने। कितनी मानी है, n। यहाँ लिखा हुआ है देखो, इसके इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। अब आप ये देखो कि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, n तो है संख्या घनत्व मतलब इकाई आयतन में, तो इसका टोटल आयतन हम यहाँ देखेंगे तो टोटल आयतन आएगा इसका AL। L क्यों आया, क्योंकि अगर क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा कर देंगे तो हमारे पास तार का आयतन आ जाएगा, तो ये इसका कुल आयतन है। तो इकाई आयतन में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो कुल आयतन L में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आएगी वह NaL हो जाएगी, NaL। इकाई आयतन में तो n और L आयतन में हो जाएंगे NaL। तो ये बात यहाँ लिखी हुई देखो, तब चालक के L आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या NaL होगी, ठीक है ना। अब इन इलेक्ट्रॉन का अपन आवेश ज्ञात करना चाहते हैं, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन को अपन इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल आवेश आ जाएगा जिसके अंदर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का टोटल आवेश हमारे पास आ जाएगा। तो अतः इन मुक्त इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा NaLe। इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 दे दिया है, ठीक है।
अब इस चालक को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन अपवाह को प्राप्त होंगे, अतः यहाँ इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सब अपवाह को प्राप्त हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की चाल में निकालूंगा। तो यहाँ मैं चाल निकालूंगा अपने बेसिक नियम से। चाल का बेसिक नियम क्या है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल बराबर आएगा दूरी बटा समय। तो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने में L दूरी तय कर रहा है चालक की लंबाई के बराबर। तो L बटा T मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, इसके बाद धारा निकालते हैं, क्योंकि धारा से अपने को संबंध बनाना है यहाँ पर। तो अतः तार से प्रवाहित धारा I बराबर रहेगी Q/T, क्योंकि अपन जानते हैं धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो यह Q/T। अब Q का मान तो अपन रख देंगे समीकरण 1 से NaLe। इसको मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, I बराबर Q/T है। यहाँ पर Q का मान तो है, समीकरण 1 से रख देंगे, देखो Q का मान तो वो है NaLe, और T का मान हम यहाँ से रखेंगे, ठीक है ना। तो T का मान अगर आप यहाँ से निकालोगे इस जगह से, तो T बराबर बनेगा, देखो T इधर आ जाएगा, VD बटा में चला जाएगा, तो T बराबर बनेगा L/VD। तो यहाँ रख देंगे हम L/VD। अब L से L कट जाएगा और ये VD ऊपर पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा NaeVD। ये हमारे पास I का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर I और VD के बीच संबंध स्थापित कर लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एज ए फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो अभी हमने जो समीकरण प्राप्त करी है I बराबर NeaVD, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम हमें प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर किस तरह से प्राप्त होता है, अगर मैं AVD को इसका मान निकालना चाहूँ, AVD का एरिया इंटू वेलोसिटी, डिप्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, मतलब क्षेत्रफल और अनुगमन वेग का गुणनफल का मान निकालना चाहूँ तो ये NE बटा में आ जाएगा I के। तो AVD बराबर बन जाएगा I बटा NE। अब यदि अगर तार में आप धारा नियत मान लो कि तार में धारा नियत है और अपना जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये भी नियत है, तो इस पूरे ही पद का मान जो है नियत बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। AVD बराबर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो इससे अगर अपन देखें तो VD प्रोपोर्शनल टू 1/E आएगा। जब अपन कांस्टेंट आएंगे तो VD प्रोपोर्शनल टू 1/E आएगा। इसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा कि अगर आपका जो तार है अगर वह भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट का है, ठीक है ना, इस तरीके से मान लो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट ज़्यादा है और यहाँ अनुप्रस्थ काट क्या है आपका कम है, यहाँ एरिया छोटा है, यहाँ एरिया बड़ा है, मतलब मोटाई ज़्यादा है, यहाँ मोटाई कम है। तो इसके अनुसार क्या देखो कि जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर अनुगमन वेग क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ एरिया ज़्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ एरिया कम है तो अनुगमन वेग ज़्यादा होगा, तो यहाँ अनुगमन वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलेंगे, या इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा रहेगी, या इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या रहेगी, कम होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण परिणाम हमें यहाँ प्राप्त होता है। इसको अपन सातत्य समीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये ज़्यादातर द्रवों के लिए यूज की जाती है, पर इसको अपन यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ओम के नियम से प्रतिरोधकता का उद्गम, ठीक है ना, इस चीज़ को बताया गया है। तो कैसे अपन निकालेंगे इसको अपन समझते हैं। तो देखो अभी हाल हमने निकाला है वी नो दैट हमने निकाला है कि I बराबर जो होता है वह NaeVD होता है। ये भी हाल हम प्रूव कर चुके हैं किसी चालक तार के लिए। और VD की जो मान आता है अनुगमन वेग का वो होता है हमारे पास कि E/m × टाउ, ये मान हमारे पास होता है। तो मैं इस मान को यहाँ रख देता हूँ, तो देखो क्या होगा, I बराबर आपके पास आ जाएगा NaE और VD का मान आ जाएगा E/m × टाउ, ठीक है। अब मैं इस A को क्षेत्रफल का इधर भाग दे देता हूँ, तो I बटा A बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा NE² /m × टाउ, और कैपिटल E को बाहर कर देते हैं, इस कैपिटल E को अपन बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो I बटा A जो होता है ये धारा घनत्व होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। I बटा A क्या होता है, धारा घनत्व। इसको मैं J लिख सकता हूँ और ये NE² /m × टाउ, ठीक है ना, इंटू E। अब एक नियम मैंने आपको बताया था उस समय, ओम के नियम का दूसरा रूप। तो ओम के नियम J बराबर सिग्मा E से तुलना करने पर, अगर इससे तुलना करें J बराबर सिग्मा E से, तो J ये E रहा, तो ये बचा हुआ हमारे पास सिग्मा है। सिग्मा का मतलब होता है चालकता, ठीक है ना। तो ये चालकता को बताएगा ये पद, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि चालकता सिग्मा बराबर होगी हमारे पास
Ne² अपॉन m इंटू टाउ, ये हमारे पास चालकता होगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता होती है। तो यहाँ से अगर अपन प्रतिरोधकता निकालें, प्रतिरोधकता, तो वो हो जाएगी रो बराबर 1/सिग्मा, ठीक है ना, इसका व्युत्क्रम हो जाएगी। तो यहाँ से अगर इसको अपन आगे निकालें तो हमारे पास रो की जो वैल्यू आएगी, रो बराबर ये आ जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे अपन तो ये हो जाएगी हमारे पास m/Ne² इंटू टाउ, ठीक है ना, ये रो का मान हमारे पास हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण, हमने क्या कर लिया यहाँ पर, प्रतिरोधकता का उद्गम कर लिया कि किस तरह से ओम का नियम प्रतिरोधकता के मान को बताता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है इससे आगे, कि रो जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल है 1/टाउ के। तो इस गुण का यूज अपन आगे करने वाले हैं जब हम प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देखेंगे, ठीक है ना। फाइव स्टूडेंट, अब इस टॉपिक से रिलेटेड अंतिम जो परिभाषा है वो अपन यहाँ समझते हैं, वो है हमारी गतिशीलता, मोबिलिटी। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं किसी तार में तो उनकी क्या गतिशीलता रहती है उसको अपन यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, किसी चालक में अनुगमन वेग व विद्युत क्षेत्र के परिमाण का अनुपात दिए गए ताप पर स्थिर होता है। इस स्थिर राशि को ही इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है ना। जो ताप दे रखा है उस ताप को आपको बदलना नहीं है, उस ताप को अपन नहीं बदलेंगे। उस समय इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, अनुगमन वेग, और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है, ये पद क्या होता है, एक नियत राशि आता है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पर ऐसे, ये जो हमारा पद आ रहा है ये क्या हो, एक नियत राशि आ जाता है, ठीक है ना। और उस नियत राशि को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, गतिशीलता कहते हैं। तो याद रखो म्यू बराबर होता है VD/E। तो कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, याद तो रखना ही पड़ता है। तो अन्य रूप में लिखें अगर इसको, तो अन्य रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखो VD का मान हमारे पास आएगा, ये जो ऊपर VD लिखा हुआ है उसका मान आया था कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ, ये हमने ज्ञात किया था, ठीक है ना। और बटा में E है ही सही, तो E से E कट जाएगा, E से E कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा E/m इंटू टाउ। तो ये अपन फॉर्मूला याद रख सकते हैं गतिशीलता के, ठीक है। अब देखो नई भौतिक राशि है तो मात्रक और विमेय सूत्र भी अपन निकाल सकते हैं। तो देखो मात्रक क्या बनेगा, तो मात्रक कैसे बनेगा, यहाँ पर ये देखो वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात है। तो वेग का मात्रक तो होता है मीटर पर सेकंड, और विद्युत क्षेत्र का हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर से न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना। तो दोनों को मिला देंगे अगर अपन, तो ये कूलाम तो ऊपर आ जाएगा, सेकंड नीचे चला जाएगा, तो कूलाम इंटू मीटर बटा न्यूटन इंटू सेकेंड, ये इसका मात्रक बन जाएगा। इसी प्रकार इसी फॉर्मूले से आप इसका विमेय सूत्र भी निकाल सकते हो। जैसे कूलाम है तो कूलाम का तो हो गया 80, ठीक है ना। मीटर का एल हो जाएगा, न्यूटन का मतलब बल, तो बल का रहता है m1L1 T-2, और सेकंड का होता है T। अब इन सबको आप पूरा सोल्व करोगे, यहाँ पर देखो इसको अगर अपन पूरा सोल्व करेंगे तो क्या होगा, m की घात -1 बन जाएगी ऊपर जाके, ये l से l वाला कट जाएगा, तो l की घात 0 हो गई। और देखो ये t से t भी कट जाएगा, और ये T-2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो +2 हो गया, और a एक बार बच जाएगा, a1 हो जाएगा। तो इस तरह से विमेय सूत्र आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है कि गतिशीलता जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल है 1/E के, मतलब E के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो ये क्योंकि E व्युत्क्रमानुपाती में है, E जो है बटा में आ रहा है, इसका मतलब E के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसी प्रकार जो गतिशीलता है वह अनुगमन वेग के क्या है, समानुपाती है। तो ये दो रिजल्ट इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहे हैं। तो ये टर्म है हमारी गतिशीलता, ठीक है ना। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर जो हमारी NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। करते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारी NCERT में दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में। उदाहरण 3.1 है, उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो कि 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आपके पास कोई तार है इस तरीके का, उसका अनुप्रस्थ काट ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला दिया हुआ है, और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी आपको दे रखी है। इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपव्रय चाल का आकलन कीजिए। तो हमें VD का मान निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। फिर तांबे में इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे रहेंगे, परमाणु में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे रहेंगे, ठीक है ना, परंतु उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धारा में योगदान करता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री है धारा को देने के लिए, धारा के प्रवाह के लिए। तो एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। तांबे का घनत्व में दिया हुआ है 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उसका परमाणु द्रव्यमान तांबे का दे रखा है 63.5 AMU, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है I = NaEVD,
ठीक है ना। और इससे हमें अगर वी डी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वी डी बराबर हो जाएगा हमारे पास आई बटा एन ए ई। तो हमारे पास एन नहीं है, हमारे पास धारा है, हमारे पास एरिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी हमारे पास रहेगा, इसे हमें ये तो याद होता ही है। तो हमारे पास एन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। तो इसको अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूले से निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है, आवोगाद्रो संख्या Na बटा m का मतलब है परमाणु द्रव्यमान इंटू डी का मतलब है घनत्व, और इसको 1000 से गुणा करना है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अपन इसको लंबा भी समझ सकते हैं, पर आप ये फॉर्मूला याद रखो तो ज़्यादा आसानी रहेगी अपनी। इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे तो देखो Na की वैल्यू अपन रख देंगे, आवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23, घनत्व डी का मान हमारे पास ये रहा, ठीक है ना, 9 इंटू 10⁻3, फिर इसको 1000 से गुणा कर दिया, और m का मतलब परमाणु द्रव्यमान का भाग अपन ने दे दिया। अब इसको आप जब सोल्व करेंगे इस टर्म को तो आएगी 0.85 गुणा 10⁻29 या फिर 8.5 गुणा 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। इतना घनत्व है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब अपवा चाल के लिए अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, आई बटा एन ए ई, आई बटा एन ए ई। तो आई का मान तो 1.5 दे रखा है, ये रख देंगे। एन का मान हमने निकाल लिया, ये वाला रख दिया। ए का मान एरिया का 10⁻7, ये देखो यहाँ दे रखा है 10⁻7 मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन ने रख दिया है। अब इसको ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे आप तो 1.1 गुणा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये आपको अपवन वेग प्राप्त हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे दे रखा है, ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, और एक टॉपिक ये कंप्लीट होता है, और इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब मैंने आपको बताई है। इन कंसेप्ट पे आप पूरा ध्यान दीजिए, तो आपका चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं आपके लिए आगे वीडियो लाता रहूँगा। फिर एक नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।